बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लीनियर अलजबरा, इसकी मिड की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप ये वीडियो देख कर जाएँगे, साथ में शर्त ये है कि लेक्चर सुने आप पहले, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें और ये वीडियो देख जाएँ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मिड जो है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का होगा। बाकी ये है कि एक मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो बराए मेहरबानी, अल्लाह उसका भला करे, वो वीडियो को स्किप कर दे, कोई और वीडियो देख ले। लेकिन उल्टे सीधे कमेंट्स जो है ना वो ना किया करें। ये वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की गई हैं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, और आप लोगों के अच्छे कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं। अब कल की बात है, आज जो डेट है वो है 26/5/2024। कल 25/5/2024 को एक स्टूडेंट जो है उसने एक कमेंट किया। उसने कहा जी, बिल्कुल बिना उसने बड़ा, मैं क्या कहूँ अब, कैसा कमेंट किया उसने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ना नागवार भी गुज़रा और तकलीफ़ दे भी गुज़रा कि मैंने इतनी मेहनत की है और इस बंदे को समझ नहीं आई। ये खुद खोता है, ये खुद कम अकल है, तो जाते हुए ये अगले इंसान को भी कहेगा कि जी तुसी भी कम अकल हो। तो इस तरह के कमेंट्स करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। क्या होगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा कमेंट्स को। भाई अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप छोड़ दो, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जिनको समझ आ रही है उनको तो करने दो ना, वो तो कर रहे हैं, और जिनको नहीं आ रही है वो छोड़ दे। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए, ना कि किसी और का। मेरे लिए स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा अगर आपको समझ आ जाती है वीडियो की तो ठीक है, नहीं आती तो किसी भी किस्म का गलत किस्म का कमेंट करके अपनी तरबियत को, अपनी जो आपकी वो परवरिश है उसको ज़ाहिर ना किया करें। ये अगर आपके माँ बाप ने जैसी भी आपकी परवरिश की है ना, उसको छुपा रहने दें, ये बेहतर होता है। चलते हैं हम इस वीडियो में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने आपके 2-3 मिनट ज़ाया कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा, और मिड के हवाले से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आ सकती है, कौन सी चीज़ नहीं आ सकती। लिहाजा हम शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। ये लंबा होगा, तकरीबन को 30-40-45 मिनट तक बीत जाएगा। हो सकता है इसका मैं एक पार्ट बना दूं, फिर सेकंड पार्ट बना दूं, ये भी पॉसिबल है। ओके, सबसे पहले तो आपसे इस हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आता है, वो आपको जो है वो बुक का नाम दे देता है और पूछता है कि इसके ऑथर का क्या नाम है, या फिर ऑथर का नाम दे देता है और कहता है इसने कौन सी बुक लिखी हुई है और किस सन में लिखी हुई है। तो ये मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी है। इसने एक बुक लिखी थी, द साइंस ऑफ रिडक्शन एंड कैंसलेशन, रिटन बाय मोहम्मद इब्ने मूसा इन 825। ठीक है, ये इसने एक बुक लिखी हुई थी। इसके बारे में MCQs में अक्सर पूछा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब MCQs के हवाले से। आगे आ जाता है जी, हमारे पास डेफिनेशन है, अलजबरा इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैथ इन विच अननोन क्वांटिटीज़। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप याद कर लें, समझ लें। सिंपल सी है कि अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम नॉन क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, उसको हम अलजबरा कहते हैं। आगे अलजब्रिक टर्म के बारे में और अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा है, वो आप लोगों ने देख लेना है कि अलजब्रिक टर्म क्या होती है और अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। मुख्तलिफ टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि ये 4x है, इज़ एन अलजब्रिक टर्म इन विच 4 इज़ कोफिशिएंट एंड x इज सेड टू बी अ वेरिएबल।
ठीक हो गया। अगर हम 4x इस तरह की चीज़ों को जोड़ेंगे प्लस माइनस के साइन के साथ, तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर का था इंट्रो। आगे आ जाता है हमारे पास सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर जो है ये हमारे पास है मैट्रिक्स के हवाले से। मैट्रिक्स का टॉपिक हमने 9th से शुरू किया है, 9th-10th से शुरू किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा। उसके बाद लीनियर अलजबरा शुरू करने से पहले भी हमने एक दो बुक्स में मैट्रिक्स को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, बोल्ड लेटर से डिनोट किया जाता है। सेकंड ये है कि जी इसके एलिमेंट्स जो हैं उनको कैसे लिखा जाता है, उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये था मैट्रिक्स के बारे में। आगे आया था रॉ और कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है मैट्रिक्स की उनको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है जी, नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उनको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ भी इक्वल हो किसके, कॉलम के। मसलन 2x2 का है तो 2 ही रॉज हों और 2 ही कॉलम्स हों, वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आगे हमारे पास इक्वालिटी मैट्रिक्स आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें सिंपल यही डेफिनेशन है, जिसका ऑर्डर सेम होता है और उनके एंट्रीज भी सेम होते हैं, इक्वालिटी होता है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब ये हमारे पास एक स्केलर है 5 जो है, ये हमारे पास एक स्केलर है, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हर एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन तभी पॉसिबल होती है जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स जो हों वो ऐड होते हो। मसलन 2x2 का ऐड हो 3x3 का, वो तब ही एडिशन पॉसिबल होती है। जैसे कि यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड किया, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड किया, ठीक हो गया। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स सेम चीज़ है, वही है जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब मुमकिन होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल हो, तब ही मल्टीप्लिकेशन होती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है मैट्रिक्स की। जैसे कि ये हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया। मेरे ख्याल से करवाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक एग्जांपल हुई है, अगर आपको ना समझ आए तो आप ये देख भी सकते हैं। आगे आ जाता है एक नोट है, ये आपके MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव। मतलब कि अगर आपके पास AB है तो वो इक्वल टू नहीं आएगा BA के, AB नॉट इक्वल टू BA, ठीक हो गया। आगे आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने वो पढ़ा हुआ है, वो मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 बाकी सब 0 होती हैं, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, ठीक हो गया। ये था अच्छा, ये चीज़ पेपर में भी आती है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये पेपर में भी, ये नॉट कम्यूटेटिव होगा, ये चीज़ पेपर में भी आती है, ठीक हो गया। मसलन वो लिख देता I डॉट A इज इक्वल टू A डॉट I इज इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी के है या A के है, तो आपने ये याद रखना है A के इक्वल होता है, ओके। आगे आ जाता है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, उसके बाद जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी, हमारे पास A इंटू बी सी इज इक्वल टू AB इंटू सी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन सिंगुलर, या नॉट सिंगुलर या सिंगुलर नहीं होता। वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जिसका नहीं आता 0 के इक्वल उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। आगे आता है जी माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स।
सॉरी, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने का तरीकाकार इसमें मैं आपको बताऊंगा, ज़रा समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। माइनर भी सेम वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हम मॉड फाइंड आउट करते हैं, या डिटर्मिनेंट आप कह लो, वो फाइंड करते हैं। जैसे कि अब हमें उसने कह दिया कि जी आप माइनर फाइंड आउट करो किस चीज़ का, किस एलिमेंट का, A12 का, इस वाले एलिमेंट का उसने कहा हमें माइनर फाइंड आउट करो। अगर हम इसका माइनर फाइंड आउट करना है तो हमने इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हमने ख़त्म कर देना, और बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास बच जाने हैं उनको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका माइनर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपको वो कह देता है कि जी आप माइनर फाइंड करो A13 का, उसको हम लिखेंगे कैसे, M13, माइनर ऑफ 13, मतलब ऐसा एलिमेंट जो रो 1 में और थर्ड कॉलम में मौजूद है वो हम उसका माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। 13 से मुराद ये है, ठीक है ना। तो इसको हमने लिखना है M13, और अगर आप M13 करना चाह रहे हो तो आपने इसके वाली रो को ख़त्म करना है और इसके वाले कॉलम को ख़त्म करना है। बाकी जो एंट्रीज बचेंगी वो क्या बचेंगी, A21, A22, A31, A32। ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वो आपको कोई भी मैट्रिक्स देकर वो कह सकता है कि जी आप इसमें मान लो कि मैं जैसे बोल देता हूँ आपको कि M22 फाइंड आउट करें, मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो ये वाली बनती है ना, सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो यहाँ पे मैचअप हो रहा है ना। तो ये वाली जो एंट्री है इसका आप माइनर फाइंड आउट करो तो आपके पास ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी, सेकंड रो ख़त्म हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, A11, A13, A31 और A33। तो ये आपके पास माइनर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे आ जाता है हमारे पास टॉपिक को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट का वो आपको को फैक्टर फाइंड आउट करने का कह सकता है, पेपर में आता भी है। फॉर्मूला क्या होता है को फैक्टर का, को फैक्टर को हम करते हैं CIJ। IJ से मुराद ये है, I से मुराद रो और J से मुराद कॉलम होता है। ठीक हो गया। सिंपल इसका फॉर्मूला है -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ IJ, उस एलिमेंट का माइनर। मान लो कि हमें वो कहता है कि जी एक उसने हमें एग्जांपल दी है, ए उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहता है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइंड को फैक्टर ऑफ 3 बिलोंग्स टू A डिनोटेड बाय C12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस 3 का हमने को फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसका को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका माइनर निकालेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसका माइनर क्या निकलेगा, मान लो मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल से समझा भी देता हूँ आपको। M12 है ना, इसका माइनर क्या निकलेगा, ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, 1 2 0 और 5 ये वाला आएगा ना। तो ये देख लें यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। और 1 2 क्या है आपके पास, 1 जो है वो आपके पास रो है और 2 क्या है आपके पास कॉलम है, मतलब I जो है वो आपके पास 1 है और J जो है वो 2 है। तो ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट की और साथ में हमने माइनर वाले डिटर्मिनेंट वाले मैट्रिक्स को लिख दिया और सिंपलीफिकेशन की, तो आपके पास आंसर इसका -5 आ गया। आगे हमारे पास एक थ्योरम है, if A is a square matrix of order n cross n, then the matrix has a multiplicative inverse A inverse, if and only if the matrix A is non singular। मतलब कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। क्यों, ये देखें ज़रा, ये नीचे लिखा हुआ है ए का डिटर्मिनेंट, अगर यही 0 आ गया तो बटे के नीचे तो 0 वैल्यू आ गई, अगर ये 0 हो गई तो इट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, कोई सोल्यूशन तो ना निकला आपके पास। यहाँ तक आपके सेकेंड लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है।
आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करते हैं, जो कि सीधी लाइन की इक्वेशन होती है, y = mx + c, जिसमें y स्लोप को ज़ाहिर करता है और c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। अब आ जाती है बात 2 डायमेंशन की, मतलब कि R2 की बात आ रही है, ठीक है ना। इसको R2 पढ़ते हैं तो आपके पास A1 और A2 आ जाएंगे। अगर आप इसी तरह इसको 3 डायमेंशन में लेकर जाते हो तो A1 A2 A3 आ सकते हैं, है ठीक हो गया। अब A1 A2 और B जो है ये आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो उसको हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में फाइंड करने के लिए कि जी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, उसके लिए सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा दो चीज़ें, दो प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर आप समझ लेते हैं तो समझो कि आपको पता लग गया। इन लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट ऑफ अ वेरिएबल। ऑल वेरिएबल अकर ओनली द फर्स्ट पावर। तमाम वेरिएबल जो है उनकी पावर 1 होगी। नंबर 2, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा वेरिएबल का, और कोई भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे। वेरिएबल कौन से? x1 x2 x3, ठीक हो गया। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x1 + 3x2 + 2 = x3, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, ना तो इसमें स्क्वायर रूट है किसी का, किसी भी वेरिएबल का, ना ही कोई दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना ही किसी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है। अब बात आ जाती है सेकंड एग्जांपल, ये भी आपके पास एक लीनियर है। क्यों? क्योंकि √5 जो है ना, ये स्क्वायर रूट जो है ये आपके पास एक नंबर का स्क्वायर रूट है, ना कि किसी वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में आपके पास ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ में वेरिएबल का √ आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाता है, अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ज़रा आ जाए, यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने समझ लेना है। यहाँ से MCQs बनता होता है, पक्की बात है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन R2, जब आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ, वो आपने याद रखनी है। अगर तो दोनों लाइंस आपस में टच नहीं होती, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनका सोल्यूशन नहीं होता। नंबर 2, अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट, सिंगल वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका सोल्यूशन 1 होगा। अगर वो इन्फिनिटी टाइम आपस में टच करती हैं तो उनके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होंगे। आगे आ जाता है जी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। कंसिस्टेंट वो होता है जिसका कम से कम एक सोल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट वो सिस्टम होता है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। लीनियर सिस्टम विद 3 अननोन्स हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है, सिंपल सा है। आगे एक एग्जांपल है आपके पास, ये एक दी हुई है, उसने एग्जांपल दी हुई है और वो कह रहा है कि इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखो। तो मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने का सिंपल सा तरीकाकार मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास जो बराबर के इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यूज़ होती हैं, ये आपके पास b के इक्वल होती हैं, ये b की वैल्यू होती है। आपके पास x1 x2 x3 x2 x3 x1 x2 x3, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, जिनको आपने एक वर्टिकल एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है, x1 x2 और x3। बाकी जितने भी वेरिएबल x1 x2 x3 जहाँ जहाँ पर भी आ रहा है उसको रॉ बना देना है। जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा है उसका हमने एक मैट्रिक्स बना लेना है। जैसे इसका वेरिएबल का कांस्टेंट 1 है तो 1 आ गया, इसका -2 x2 का तो यहाँ पर -2, इसका 1 है तो यहाँ पर सिंपल 1 आ गया। यहाँ पे x1 कोई नहीं है तो इससे मुराद ये है कि जी ये 0 होगा, ठीक हो गया। इस तरह बना लेना, ओके। अब ज़रा आ जाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं समझा दूँ, मैंने ये लेक्चर पूरा कर दिया था, अगला लेक्चर भी पूरा कर दिया था और मुझे पता लगा कि जी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आगे है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसकी एग्जांपल समझ लें। आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो है ना गिवन, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, ये ए पूरा ही है, 1 - 2 1 1 - 2 1 0 2 -8 0 2 -8। इसी तरह ही -4 5 9 -4 5 9, बीच में डॉटेड एक लाइन है, और बी वाला मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि मैंने आपको पीछे समझा दी है। आगे आ जाता है जी हमारे पास लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के तरीकाकार, जो कि आपके पास है जी सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हम एलिमिनेट करते हैं वैल्यूज़ को, और फिर वहाँ से हम जो अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम उसको करते हैं, इक्वेशंस में पुट करके हम अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। साथ में हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाया हुआ है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाना, लेकिन कुछ कहते हैं कि जी ना भी बनाओ, सिर्फ सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड ही कर लो, जैसे आपका दिल चाहे। अगर आप दोनों करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहते जो आपका दिल चाहे, ठीक है। सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड में हमने सिंपल सा वो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड किया और फिर उसको सॉल्व किया, ये वो वाला तरीकाकार है, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने रॉ ऑपरेशंस लगाकर हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेकर जाना होता है। ये सारा सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड का तरीकाकार है, जिसके नोट्स जो हैं ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास हैं। अगर किसी के पास नहीं होंगे तो वो डिस्क्रिप्शन से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ये नोट्स ले सकता है, ओके। ये एंड यहाँ पर हुआ है, आगे यहाँ पे सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड का एंड हो गया, मतलब x1 की वैल्यू निकल आई, x2 की निकल आई, x3 की निकल आई, और बाकी जो आपके पास ए मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया।
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में एक रिप्लेसमेंट होता है, इंटरचेंज 2 रोज होता है, 2 रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हो आप, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा स्केलिंग मल्टीप्लाई होता है, मसलन आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, जिसके साथ भी, -4 के साथ कर दो, -5 के साथ कर दो, जिससे आपकी ज़रूरत हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये वाला। सबसे पहले इसमें हमने रॉ रिडक्शन एंड एचलन फॉर्म पढ़ना है। सबसे पहले तो हम एचलन फॉर्म की बात करते हैं। एचलन फॉर्म में 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितनी भी ज़ीरो वाली रॉ हैं वो सबसे नीचे होनी चाहिए और उनके ऊपर जो नॉन ज़ीरो हैं वो उनके ऊपर होनी चाहिए रॉस। सेकंड में वो ये कह रहा है कि हर एंट्री जिसके हर रॉ की जो लीडिंग एंट्री है वो राइट साइड में होनी चाहिए, उससे अबव रॉ की जो लीडिंग एंट्री है। अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ, आगे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। ऑल एंट्रीज इन कॉलम बिलो लीडिंग एंट्री आर जीरो। लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी जीरो होंगी। ये ज़रा इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और मैं पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको साथ में। ये देखें, पहला पॉइंट ये था कि जितनी भी जीरो वाली रॉ होगी वो सारी नीचे होगी और नॉन जीरो वाली रॉज उससे ऊपर होंगी। मतलब ये जीरो वाली रॉ है तो इसके ऊपर नॉन जीरो रॉ है। सेकेंड पॉइंट में ये था कि हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट है वो मसलन इस रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट और इस रॉ का लीडिंग एलिमेंट, इसका लीडिंग एलिमेंट 2 है, इसका लीडिंग एलिमेंट 1 है। ठीक हो गया। लीडिंग एलिमेंट जो है, अब एक अगर 2 या 3 रॉ हैं उनकी लीडिंग एलिमेंट मौजूद हैं तो हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट जो है वो उससे ऊपर वाली जो रॉ का लीडिंग एलिमेंट होगा उससे राइट साइड पे होगा। वो राइट साइड पे अगले पॉइंट पे भी हो सकता है, उससे अगले पे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड में ये कह रहा था कि जितने भी लीडिंग एलिमेंट होंगे वो सारे के उनके नीचे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी जीरो होंगी। जैसे ये लीडिंग एलिमेंट 2 है, इसके नीचे की एंट्री 0 है। ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे की एंट्री 0 है। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है जी, ये था हमारे पास एचलन फॉर्म। अब आ जाता है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में क्या कहता है वो? रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कहता है इफ अ मैट्रिक्स इज इन एचलन फॉर्म सेटिस्फाई द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस। द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रॉ इज 1। हर नॉन जीरो रॉ उसकी लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। हर नॉन जीरो रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। ईच लीडिंग 1 इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। उस कॉलम की जो 1 है वो अकेली ही एंट्री होनी चाहिए, नॉन जीरो, बाकी सारा जीरो होना चाहिए। आगे एग्जांपल है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये थी कि हर नॉन जीरो रॉ की जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। हर नॉन जीरो रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड, वो कह रहा था कि लीडिंग एलिमेंट जिस भी कॉलम में आ रहा है उसके ऊपर नीचे लीडिंग एलिमेंट को निकाल के बाकी सारा जीरो होना चाहिए। तो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे की वैल्यू सारी जीरो। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर वाली और नीचे वाली भी जीरो। ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर वाली सारी जीरो हो गई। आगे एमसीक्यूज है। मैट्रिक्स में बी आर रॉ रिड्यूस्ड इनटू मोर देन 1 मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स को रॉ रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हो और वो एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी दे सकता है। मसलन एक स्टूडेंट का निकलता है जनाब, जैसे कि यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स है, ये रॉ रिड्यूस में निकला हुआ जी 2 3 2 -3 2 1 0 1 -4 8 0 0 0 5/2। एक और स्टूडेंट इसको करता है तो उसका कुछ और भी सोल्यूशन आ सकता है। मान लो कि इस 1 की जगह उसका -4 आ जाता है और ये 1 जो है ये 4 की जगह पर चला जाता है। तो ये हर एक का अलग हो सकता है। लेकिन जो आपके पास आगे वो कह रहा है, हाउएवर द रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स इज यूनिक। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म जो है वो यूनिक होगी, वो नहीं चेंज होगी। थ्योरम है ईच मैट्रिक्स इज रॉ इक्विवेलेंट टू 1 एंड ओनली 1 रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का जो कि रॉ इक्विवेलेंट हो उसका सिंगल 1 एक ही यूनिक सोल्यूशन उसका होगा। पीवट एलिमेंट, लीडिंग एंट्री को हम पीवट एलिमेंट कहते हैं और कोई बात नहीं है। पीवट पोजीशन, जिस पोजीशन के ऊपर वो एलिमेंट पाया जाता है उसको हम पीवट पोजीशन कहते हैं और पीवट कॉलम, जिस कॉलम में वो पीवट एलिमेंट होता है उसको हम पीवट कॉलम कहते हैं। एग्जांपल है, ये आप खुद देख लें। कहता है अप्लाई एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स फर्स्ट इनटू एचलन एंड देन इनटू रिड्यूस्ड एचलन। पहले हमने इसको एचलन में लेकर जाना है, वो 3 प्रॉपर्टीज इसके ऊपर होल्ड करवानी है, फिर हमने इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेकर जाना है, मजीद जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनको भी होल्ड करवाना है। तो इसमें एक चीज़ है, जिस रॉ के ऊपर जो भी ऑपरेशन होना होता है वो रॉ पहले आती है, फिर वो वाला ऑपरेशन और जिस रॉ के साथ करना होता है मिलके उस रॉ को बाद में लिखते हैं। आगे है जी हमारे पास, अच्छा ये वाले जो एग्जांपल है ना इसको देख लें कि ये देखें, ये लीडिंग एंट्री क्या है? 1 है। ये लीडिंग एंट्री क्या है? 1 है। इसकी लीडिंग एंट्री क्या है? 1 है। लीडिंग एलिमेंट वाला जो कॉलम है उसके नीचे की एंट्री सारी 0। ये लीडिंग एलिमेंट सिर्फ 1 है, बाकी सारी वैल्यूज 0। और ये लीडिंग एलिमेंट है, ये 1 है, बाकी सारे दोनों 0। ठीक हो गया। तो ये आपके पास किस में है? रॉ रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। When the algorithm is applied to the augmented matrix of the system, it gives solution set of linear system. Linear system का एक solution देते हैं।
मसलन आपके पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आपने एचलन फॉर्म वाला फार्मूला अप्लाई किया, इसको एचलन फॉर्म में लेकर आए, यहाँ से अब आप सिस्टम लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। मसलन वो कैसे, ये 1 है, इसके साथ x1 आ जाएगा, ये 0 है, 0 प्लस 0x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 1, 0x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 4, ये टोटली 0 है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है जी चैप्टर नंबर 5। ये मैं 5 तक ही बनाऊंगा, इससे ज़्यादा वीडियो जो है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मेरा भी गला जो है ना वो फुल ड्राई हो चुका है। वेक्टर इक्वेशन है, कॉलम वेक्टर्स है। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर और सिंपली अ वेक्टर। ये आपके पास एक वेक्टर है जिसका कॉलम जो है ये रॉ वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आपके पास एक सिंपल वेक्टर दिया हुआ है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपके पास एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक हो गया। वेक्टर इन R2 से क्या मुराद है? इफ़ R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर विद 2 एंट्रीज इज डिनोटेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू R। अगर आपके पास R जो है वो एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हैं तो वो वेक्टर जिसकी एंट्रीज 2 हैं उसको हम R2 कहते हैं। नोट द एंट्रीज इन वेक्टर आर अज्यूम्ड टू बी द एलिमेंट ऑफ सेट कॉल्ड अ फील्ड डिनोटेड बाय F। ये डेफिनेशन है फील्ड की, ये MCQs में भी आती है। आगे आ जाता है जी अलजबरा ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स इन R2। टू वेक्टर्स इन R2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दोनों की एंट्रीज भी इक्वल होंगी। आगे एक नोट है, इनफैक्ट वेक्टर XY इन R2 आर नथिंग बट ऑर्डर पेयर XY आर रियल नंबर बोथ रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये आपके पास जो है R2 में वेक्टर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हो तो ये फिर एक प्रॉपर वेक्टर आपको देगा। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है जी? सेम वही है काम जैसे आपने उसमें मैट्रिक्स में किया हुआ है, एडिशन भी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वही चीज़ है जैसे हमने पीछे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में इसी वीडियो में हमने किया हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। नोटेशन है वही काम कि जी द स्केलर मल्टीप्लाई डिनोटेड एज CU। यू जो स्केलर लाइट फेस एंड वेक्टर बोल्ड फेस। ये आपके पास U जो है ये आपके पास एक वेक्टर है और C जो है ये आपके पास एक स्केलर है। आगे आया था कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने लाजमी करनी है, ये पेपर में आती भी हैं। वो एक प्रॉपर्टी दे देता है, वो कहता है इज इक्वल टू दिस, और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, क्या है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट V1 V2 अप टू VP बिलोंग्स टू Rn एंड C1 C2 CP आर स्केलर्स, देन y इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CP VP। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VP यूजिंग वेट्स C1 C2 Cn। मतलब आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई वेक्टर्स होते हैं V1 V2 को और उनको आप किसी स्केलर C1 C2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जिसमें V1 V2 जो हैं वो उनके वेट्स क्या होंगे? उनके वेट्स C1 C2 Cn तक होंगे। स्पैनिंग सेट क्या होता है? इफ V1 VP आर इन Rn देन द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 अप टू VP इज डिनोटेड बाय स्पैन V1 VP इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ Rn स्पैन। अगर आपके पास कोई एक सेट है जो कि लीनियर सेट V1 VP वगैरह हैं तो उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन C1 C2 की फॉर्म में लिख देते हो तो उसको हम कहते हैं जी ये स्पैन ऑफ V1 V2 अप टू Vn है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है जी? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू TV। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू x नॉट एंड पैरेलल टू V व्हेन द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। जब आपके पास लाइन ओरिजिन से पास होगी तो x नॉट 0 हो जाएगा तो आपके पास x इज इक्वल टू TV आ जाएगा। ये आपने सारी चीज़ को याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन R2, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 80, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस BT। ठीक हो गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन R3 में z इंक्लूड हो जाएगा और तो कुछ भी नहीं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इन R2 दैट पोजेस थ्रू ओरिजिन पासिस थ्रू ओरिजिन एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। ये कुछ उसने एग्जांपल में पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने ये एग्जांपल खुद देखनी है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो मांगते हैं सर वो आप इसके क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज को वो सॉल्व करते हैं। भाई अगर आपने ये वाला काम कर लिया है ना, यही काम कर लिया है, जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको वॉच कर लिया है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 3.5 से कम GPA आपका नहीं आएगा। लेकिन जी ये हमारा आज का लेक्चर था, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।